करते that you can hear me and you can see the screen so that we can start. जी सर, आपकी स्क्रीन भी क्लियर है और आवाज़ भी। अस्सलाम वालेकुम। Once. अच्छा, अगर सारी बातें जो है वो ठीक है। देखिए, लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 10 का रिव्यू जो है वो कंप्लीट कर दिया था। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की, यानी सेकंड ईयर का वो पहला चैप्टर जो हम रिव्यू करेंगे, वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, करंट इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से कुछ बातें, क्योंकि छोटा चैप्टर है, हम जो है वो जल्दी जो है वो कंप्लीट कर भी लेंगे। मंडे को आपका जो टेस्ट होगा, उस टेस्ट के हवाले से सुन लें। उस टेस्ट में आपके पास इलेक्ट्रिसिटी से मुतालिक जो कुछ हम आज पढ़ लेंगे, वो सब आएगा। और क्लास के एंड में मैं एक अनाउंसमेंट और भी कर दूंगा, तो जहां तक हम मंडे तक पढ़ लेंगे वो टेस्ट में इंक्लूडेड होगा, क्योंकि मंडे को ही आपका टेस्ट होता है। अगर किसी के समझ में आ रहा है सर टेस्ट पहले होता है क्लास बाद में होती है, तो मैं क्लास पहले लूंगा, टेस्ट जो है वो बाद में होगा। यानी आप ये समझ लें कि आपका टेस्ट मेरे ख्याल से 11 बजे से होता है, तो बस आप ये ध्यान में रखिएगा, मंडे को 11 बजे से लेके 12 बजे तक, ठीक है, मैं क्लास लूंगा। ठीक है, बल्कि अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं इसको थोड़ा सा और अर्ली कर दूं। अगर मैं इसे 10:30 से कर दूं तो हमें जो है वो थोड़ा ज्यादा टाइम मिल जाएगा, क्योंकि ज्यादा टाइम होगा, हम ज्यादा चीज आराम से कवर कर लेंगे। तो मंडे को 10:30 बजे से लेके 12 बजे तक आपकी जो है वो, मेरे ख्याल से अली मोहम्मद नासिर कुछ कहना चाह रहा है। जी अली। वैसे सर ये 1.5 घंटे का पेपर होता है ना ऑलमोस्ट, तो ये 11:45 तक भी शुरू कर देते हैं टेस्ट। अच्छा ठीक है, सही है। तो वो हम मैनेज कर लेंगे, तभी मैं क्लास जो हूँ वो 10:30 से रख रहा हूँ कि अगर मुझे 11:45 क्लास खत्म भी करनी पड़े या जो भी है वो हम मैनेज कर लेंगे, उसका कोई ऐसा इशू नहीं। बस मंडे को आपकी सुबह 10:30 से 12 फिर इसकी क्लास होगी, और टेस्ट जो है वो बाद में होगा। यानी मंडे को नॉर्मली मेरी क्लास जो है वो बाद में हुआ करती थी, अब मैं पहले क्लास लूंगा। ठीक है, क्लास के एंड में मैं एक दफा ये अनाउंसमेंट दोबारा कर दूंगा, ग्रुप पे आपको अपडेट भी कर दूंगा कि मंडे को फिजिक्स की क्लास सुबह जो है वो 10:30 से 12 होगी। ठीक। अच्छा, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की। देखिए, अगर आप बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, तो पहली चीज, एक एक लफ्ज है करंट। लफ्ज करंट का लफ्जी मतलब होता है फ्लो ऑफ एनीथिंग। लफ्ज करंट का लफ्जी मतलब होता है फ्लो ऑफ एनीथिंग। फॉर एग्जांपल, जैसे वाटर करंट होता है, आप बीच पे जाएंगे, पानी जितना तेज फ्लो कर रहा है, तो उससे आप वाटर करंट पढ़ते हैं। तो अक्सर मैं बच्चों से पूछता हूँ करंट क्या होता है, तो उनके जहन में पहला ख्याल आता है सर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट, के चार्जेस कितनी तेजी से फ्लो कर रहे हैं। करंट का अपना मतलब जो है वो सिर्फ फ्लो हुआ करता है, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है फ्लो ऑफ चार्जेस। और जब आप बात करेंगे करंट की या इलेक्ट्रिक करंट की, तो आप इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या कहते थे कि जो इलेक्ट्रिक करंट आपके पास है, इलेक्ट्रिक करंट इज बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। अब मटेरियल आपके पास दो तरह के होते थे, एक कंडक्टर होता था, एक इंसुलेटर होता था। कंडक्टर कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर में चार्ज फ्लो कर सकता है। जो इंसुलेटर है वो कंडक्शन नहीं करता। क्यों? जो बुनियादी फर्क है वो क्या है, कंडक्टर के अंदर जो एटम्स हैं वो क्लोजली पैक्ड हैं। कंडक्टर के अंदर जो एटम्स हैं वो क्लोजली पैक्ड हैं, तो कुछ मोर और लेस इस तरह की सिचुएशन आपको नजर आएगी। नतीजा निकलेगा कि वो एक इलेक्ट्रॉन जो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, इस एक इलेक्ट्रॉन को हर तरफ से फोर्स का जो है वो सामना करना पड़ेगा। नतीजा ये निकलेगा कि जब हर तरफ से फोर्स लग रही होगी, तो एक ऐसी कंडीशन अचीव हो सकती है कि तमाम फोर्सेस का नेट इम्पैक्ट जीरो बन जाए। इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या बन जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन आपके पास होगा वो कहलाएगा क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन को फ्री इसलिए कहते हैं क्योंकि वो मूव करता है, और जब चार्ज मूव करता है तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। ये कंडक्टर है जिसके अंदर जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसके बरखिलाफ इंडक्टर्स में क्या होगा, इंडक्टर्स में एटम्स एक दूसरे से दूर हैं,
नतीजा क्या निकल रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन जो एक ऑर्बिट में है, वो अपने ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा। वो अपने ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम नाम देते हैं क्या? बाउंड इलेक्ट्रॉन का। बाउंड इलेक्ट्रॉन एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो एक ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करे। इस मटेरियल को हमने नाम दे दिया किसका? इंसुलेटर का। तो अब अगर कोई आपसे ये कहे कि इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन नहीं होते इसलिए करंट फ्लो नहीं करता, ये जुमला गलत है। इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन होते हैं बट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, वो फ्लो नहीं कर सकते, लिहाजा करंट नहीं होता। करंट का मतलब है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और ये डेफिनेशन आई कैसे थी? आपने कहा था कि अगर हम एक कंडक्टर कंसिडर करें तो इसके जो एक क्रॉस सेक्शन से एक सेकंड में जितना चार्ज गुजर जाए, इसके क्रॉस सेक्शन से एक सेकंड में जितना चार्ज गुजर जाए, वो अमाउंट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकंड। अगर मुझे पता हो कि इलेक्ट्रॉन या कितना चार्ज 2 सेकंड में गुजरा, तो अब मैं I इक्वल क्यू नहीं कह सकता, मुझे I इक्वल क्यू ओवर 2 करना पड़ेगा, क्योंकि वो चार्ज जो 1 सेकंड में फ्लो करे वो करंट कहलाता है। तो फिर 3 सेकंड के लिए I इज इक्वल्स टू क्यू ओवर 3 हो जाएगा। 4 सेकंड के लिए I इज इक्वल्स टू क्यू ओवर 4 हो जाएगा। तो आप इसको जनरलाइज करते थे 40 सेकंड्स, तो I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। अब ये जो Q है, ये नेट चार्ज है, फ्लो तो इलेक्ट्रॉन कर रहा है। अगर एक इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो Q 1e के बराबर है। 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 2e होगा, 3 के लिए 3 होगा, तो n इलेक्ट्रॉन के लिए क्या बन जाएगा? n टाइम्स e। तो ये भी एक अच्छी इक्वेशन है जो हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि कभी-कभार वो चार्ज नहीं निकलवाएंगे, वो कभी-कभार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलवा लेंगे। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि 2 एम्पीयर करंट है, ये 2 एम्पीयर करंट एक कंडक्टर से पास हुआ फॉर 4 सेकंड, वो आपसे कहेंगे कैलकुलेट दी चार्ज। तो आपने कहा I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, दिस इंप्लाइज दैट Q इक्वल आई टी, ये बन जाएगा 8 कूलम। अगर वो कहते हैं कि हमें हमें जो है वो चार्ज नहीं चाहिए, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब आप ये यूज करेंगे Q इक्वल एन ई। क्यू की जगह 8 आएगा, n और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। 1.6 को दूसरी तरफ लाएं, डिवाइड करें, तो हमारे पास n की वैल्यू क्या बनेगी? 8 डिवाइडेड बाय 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। इत्तेफाक है क्योंकि वैल्यूज ऐसी आ गई कि मैं बड़ी आसानी से डिवाइड कर लूंगा। कैसे? डेसिमल रिमूव करेंगे, ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास? 0 आ जाएगा। ये आपके पास बनेगा 80 डिवाइडेड बाय 16, 10 पावर माइनस 19 न्यूमरेटर में चला जाएगा। अब अगर आप इसको गौर से देखें तो शायद आप एग्री करेंगे 16 1 और 16 5। 16 into 5 जो है वो 80 होता है, अगर मैं गलत डिवाइड नहीं कर रहा। तो 5 एक्सपोनेंट 19 जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो हमें थोड़ी सी जो है वो इस तरह की कैलकुलेशन आनी चाहिए। अच्छा, अब अगर मैं एक पीस ऑफ कॉपर वायर लूं, लेट्स से मेरे पास एक पीस ऑफ कॉपर वायर है, वो ये रहा। लेट्स से पीस ऑफ कॉपर वायर है। अगर मैं एक पीस ऑफ कॉपर वायर लूं, लेट्स से दिस इज पीस ऑफ कॉपर वायर, अगर मैं इसको होल्ड करता हूं तो मुझे कोई करंट फील नहीं होता। क्यों फील नहीं होता, इस बात को समझिए। देखिए, अगर कोई बोले कि सर इसके ऊपर इंसुलेशन है, फाइन, आप इंसुलेशन खत्म कर दें। इंसुलेशन से क्या मुराद है? जैसे आपको वायर नजर आ रहा है, इस वायर के ऊपर एक इंसुलेशन हुई, आप इवन इसको खत्म कर दें और फिर आप वायर को, नेकेड वायर को होल्ड करें, इवन देन यू वोंट बी एबल टू एक्सपीरियंस एनी करंट। क्यों? देखिए, कंडक्टर को कंडक्टर इसलिए कहते हैं कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन को फ्री इसलिए कहते हैं क्योंकि वो मूव करता है, और जब वो मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। लेकिन मैं एक्सपीरियंस नहीं कर रहा। क्यों? वो जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सब के सब रैंडम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रैंडम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। जिस स्पीड से ट्रेवल करते हैं या जिस वेलोसिटी से ट्रेवल करते हैं वो कहलाती है क्या? थर्मल वेलोसिटी। वो वेलोसिटी जो है वो क्या कहलाती है? थर्मल वेलोसिटी कहलाती है। ये जो थर्मल वेलोसिटी होती है ये मिलियंस में होती है, यानी मिलियन का मतलब 10 की पावर 6 बन जाएगा, क्योंकि 10 लाख जो है वो 1 मिलियन होता है। तो आपके पास ये जो थर्मल वेलोसिटी है
इसका ऑर्डर होगा 10 पावर 6 मीटर पर सेकंड का, ठीक? अच्छा, इनकी जो डायरेक्शन है वो रैंडम होगी। रैंडम इन द सेंस जितने इलेक्ट्रॉन आपको राइट जाते हुए नजर आएंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन लेफ्ट जा रहे होंगे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन डायगनली इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन डायगनली इस डायरेक्शन में जा रहे होंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन अपवर्ड है, तो एक इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड है। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन इज एग्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इन एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन, ठीक? इसका मतलब ये हुआ कि जो नेट फ्लो है वो क्या बन जाएगा? 0। यही वजह है कि आपको करंट फील नहीं होता। अब अगर आप चाहते हैं कि आप करंट एक्सपीरियंस करें, आप करंट फील करें या सर्किट में करंट नजर आए, तो मुझे सिर्फ एक काम करना है। वो तमाम इलेक्ट्रॉन जो रैंडम डायरेक्शंस में है, मुझे इन तमाम इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को एक जैसा बना देना है। इसे एक जैसा बनाने के लिए हम मदद लेते हैं सेल की। जैसे मैं यहां पर एक सेल लाकर कनेक्ट करूंगा, तो सेल प्रोवाइड करता है वोल्टेज। शायद आपको याद है कि वोल्टेज का मतलब होता है जूल्स पर कूलम। यानी वोल्टेज का मतलब है हाउ मच एनर्जी सेल इज प्रोवाइडिंग पर यूनिट कूलम। एक कूलम को सेल कितने जूल्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब ये सेल इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तो वो तमाम इलेक्ट्रॉन जो रैंडम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे थे, अब वो तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन आपको इस डायरेक्शन में ट्रेवल करते हुए नजर आएंगे। वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आपको इस डायरेक्शन में जो है वो ट्रेवल करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पॉजिटिव उनको क्या करेगा? अट्रैक्ट। आप ये कहेंगे कि बैटरी ने, सेल ने इलेक्ट्रॉन को एक नई वेलोसिटी दे दी, जिस वेलोसिटी को हम नाम देते हैं किसका? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर 10 पावर माइनस 2 का होता है। इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर जो है वो 10 पावर माइनस 2 होता है। वैसे ये वैल्यू जो है ना, ये बुक में चेक कर लीजिएगा कि -1 है या -2 है। बुक के अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर होगा, या तो 0.1 होगा या 0.01 होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, वैल्यू यहाँ से हटा देता हूँ। स्टार बना हुआ है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर देख लीजिएगा कि किताब में आपको जो है वो क्या गिवन है। गालिबन वो 10 पावर माइनस 2 ही होता है। यानी थर्मल बहुत ज्यादा है, वो मिलियंस में है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम है, ठीक? ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी थर्मल पे सुपर इम्पोज होगी, और फायदा क्या होगा कि वो तमाम इलेक्ट्रॉन जो रैंडम थे वो एक डायरेक्शन में आ जाएंगे। जब वो एक डायरेक्शन में आ जाएंगे, तो अब आपको इलेक्ट्रिक करंट मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर्किट में अगर करंट को फ्लो करवाना है, तो मुझे वोल्टेज की नीड है। और यही सब स्टडी किया किसने? ओम ने। तो आपने एक लॉ पढ़ा जिसको नाम दिया गया ओम्स लॉ। अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि जितना ज्यादा पोटेंशियल आप प्रोवाइड करेंगे, आपके पास एनर्जी करंट उतना ज्यादा होगा। जितना कम पोटेंशियल होगा, करंट की वैल्यू उतना कम होगी। प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करें, तो आपके पास एक क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। वो कांस्टेंट यहाँ पर डिनोट किया जाता है के से, और ये के हमारे लिए कहलाता है क्या? कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। ये के कहलाता है कंडक्टेंस। अच्छा, उसूली तौर पे कंडक्टेंस कोई प्रॉपर्टी नहीं है। असल प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस आर, जो कि कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल है। और आप इस बात से एग्री भी करेंगे कि जब कंडक्टेंस ज्यादा होगी, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। जब कंडक्टेंस कम होगी, रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। मैंने क्यों कहा कि असल प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस है? बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में ट्रेवल करता है, तो वो एटम से कोलाइड करता है। जब वो एटम से कोलाइड करता है, ये कोलिजन उसके फ्लो में रुकावट बनता है। लिहाजा इस रुकावट का नाम हमने क्या रखा? रेजिस्टेंस। तो जो मटेरियल की असल प्रॉपर्टी है वो रेजिस्टेंस है। मीनवाइल, अगर किसी बच्चे के सामने अभी बुक मौजूद है, तो आप मुझे अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर जो है वो कंफर्म कर सकते हैं कि वो 0.1 है या 0.01 है। जहां पे ओम्स लॉ किताब में मौजूद है, वहां पे वैल्यू आपको मिल जाएगी। एनीवेज, तो अगर मैं ये कंडीशन अप्लाई कर दूं, तो 1/k I = V। 1/k का मतलब R है, तो V = I R। ये ओम्स लॉ की वो शक्ल है जो हम जो है वो बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल भी कर चुके हैं। लेकिन इस इक्वेशन में अगर आप गौर करें, तो ये R आया किसकी जगह पर? 1/k की जगह पर। और 1/k आपने k से बनाया, और k कांस्टेंट था।
इनडायरेक्टली ये फॉर्मूला सिर्फ वहां पर अप्लाई होगा जहां पर आर कांस्टेंट। यही वजह है कि जब मैं ग्राफ बनाता हूं और वो ग्राफ में बनाता हूं बिटवीन वी एंड आई, तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्यों स्ट्रेट लाइन बन रहा है? इसलिए स्ट्रेट लाइन बन रहा है कि अब एक इजाफी बात आपके लिए हो सकती है कि अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकालूं, जिसको आप स्लोप कहते हैं, इसी का दूसरा नाम जो है वो ग्रेडियंट भी है, और ये स्लोप डिनोट होता है एम से। कैसे निकालते हैं? चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। अब अगर आप ग्राफ की लेबलिंग को देखें तो y का मतलब है वोल्टेज, x का मतलब है करंट, और v ओवर i का मतलब क्या होता है? r। यानी जब मैं पोटेंशियल करंट ग्राफ का ग्रेडियंट या स्लोप निकालूंगा तो मुझे रेजिस्टेंस मिलेगी, क्योंकि ओम्स लॉ के अंदर r कांस्टेंट है, तो फिर ग्रेडियंट को क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। तभी ग्राफ कैसा बना? स्ट्रेट लाइन। लेकिन अब होता क्या है, जब कंडक्टर में से करंट पास होता है तो कंडक्टर हीट अप होता है। जब कंडक्टर हीट अप होगा तो उसका टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा तो कोलिजन चेंज हो जाएगी, जब कोलिजन चेंज होगी रेजिस्टेंस चेंज होगी। रेजिस्टेंस चेंज होने की सूरत में अब आपको रेजिस्टेंस बढ़ती हुई नजर आएगी। आप ऑब्जर्व ये करेंगे कि जो ग्राफ है उसकी शक्ल कुछ ऐसी हो जाएगी। ये ग्राफ वोल्टेज एक्सिस की तरफ बैंड होगा। क्यों? देखें, इस ये जो लाइन है ना, इसका ग्रेडियंट स्लोप 0 है क्योंकि हॉरिजॉन्टल है। ये स्लोप बढ़ा, ये और बढ़ा, ये और बढ़ा, जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है स्लोप की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो अगर ओम्स लॉ का ग्राफ ऐसा था तो आपने स्लोप निकाला, रेजिस्टेंस आ गई। टेम्परेचर से रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो स्लोप को बढ़ना चाहिए, तो अब ये लाइन ऊपर की तरफ बैंड हो रही है, आपको नजर आ रहा है कि बी की तरफ जा रही है। ठीक, अगर वोल्टेज एक्स एक्सिस पे होता, क्योंकि कभी कभार ये ग्राफ आपको जो है वो ऐसा बना हुआ नजर आएगा, वी एक्स एक्सिस पे होगा, तो स्ट्रेट लाइन का मतलब है ओम्स लॉ ओबे हो रहा है। लेकिन अब जब ओम्स लॉ डिसओबे होगा तो ये ग्राफ आपको बैंड होता नजर आएगा वोल्टेज की तरफ। बस उसूल याद कर लें। रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब है ज्यादा वोल्टेज चाहिए। ज्यादा वोल्टेज चाहिए का मतलब है ग्राफ जो है वो वोल्टेज एक्सिस की तरफ बैंड होगा। अब वोल्टेज अगर वाई एक्सिस पे तो ग्राफ वाई की तरफ जाएगा। अगर वोल्टेज आपके पास एक्स पर है तो ग्राफ आपके पास जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ बैंड होगा। ये कहलाता था ओम्स लॉ। ठीक, अब यहां से कुछ डेफिनेशन है जो आपको याद होनी चाहिए, जैसे रेजिस्टेंस, the measure of opposition to the flow of electrons or electric current is known as resistance। ये रेजिस्टेंस R और बराबर होती है V के। कब? जब आपके पास करंट की वैल्यू 1 एम्पियर हो। तो इसका डेफिनेशन याद है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर इज its resistance when current of 1 ampere is passing through the conductor। अभी अब आप पर है कि आप डेफिनेशन किस तरह याद रखते हैं। यूनिट, क्योंकि R बराबर है V ओवर I के, तो ये यूनिट बनेगा वोल्ट ओवर एम्पियर। ये वोल्ट ओवर एम्पियर कहलाता है क्या? ओम, जिसको ग्रीक लेटर ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर। माइनस, सर थर्मल वेलोसिटी की 10 एक्सपोनेंट की पावर -2 ही है। अच्छा, ये जो है ना ड्रिफ्ट की होगी 10 पावर -2, थर्मल सर 10 यस पावर। सर, ड्रिफ्ट की, सॉरी। वैल्यू आपने बिल्कुल सही ढूंढ के बता दी। अच्छी बात है कि किसी बच्चे ने कम से कम सुन के जो है वो ढूंढा भी। जो ड्रिफ्ट है उसका ऑर्डर जो है वो 10 पावर -2 ही था, और जो थर्मल है वो 10 पावर 6 है। अच्छा, ये तो रेजिस्टेंस का यूनिट हो गया। अगर आप कंडक्टेंस की बात करेंगे तो वो आई ओवर वी है। ये बन जाएगा एम्पियर ओवर वोल्ट। हमें नजर आ रहा है दिस इज ओम इनवर्स, यानी ओमेगा इनवर्स, जिसको कुछ लोग मो भी लिख देते हैं, क्योंकि ओमेगा का बिल्कुल, ओम का बिल्कुल उल्टा है, तो फिर सिंबल को ऐसे बना दीजिए। लेकिन वो सिंबल जो हम यूजुअली इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगा? सिमेंस। सिमेंस जो है वो कंडक्टेंस को मेजर करने का एक यूनिट है। अच्छा, अब हमने बात की रेजिस्टेंस की, हमने ओम्स लॉ की बात की। मैंने स्टेटमेंट अभी आधी बताई है। अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर, प्रोवाइडेड दैट फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स द सेम। अच्छा, अब ये फिजिकल स्टेट से क्या मुराद है? मैं निम्रा कुछ पूछना चाह रही है, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। जी निम्रा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
अभी आपने जो बताया था कि ओम्स को ओबे कर रहा है, वो कौन सा ग्राफ कर रहा है? अच्छा, ओम्स लॉ, ये दोनों ग्राफ जो है ना, जब तक ये स्ट्रेट रहेंगे, ये ओम्स लॉ को ओबे कर रहे होंगे। ठीक है। वोल्टेज की तरफ बैंड होने का आपने बताया था ना। अच्छा, हाँ, सही। देखिए, जो एक एक मटेरियल होता है, जब उसमें से करंट पास हो रहा है, लेट्स उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो ग्राफ तो मुस्तकिल स्ट्रेट रहेगा। अगर वो कोई बल्ब है, कोई हीटर है, जब उसमें से करंट पास होगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है रेजिस्टेंस बढ़ेगी। रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब है अब मुझे ज्यादा वोल्टेज की नीड है करंट गुजरवाने के लिए। तो ग्राफ जो है वो वोल्टेज एक्सिस की तरफ बैंड होता है। अगर वोल्टेज वाई एक्सिस पर है तो ग्राफ वाई की तरफ बैंड होता हुआ नजर आएगा। अगर वोल्टेज एक्स एक्सिस पे है तो ग्राफ एक्स की तरफ बैंड होता हुआ नजर आएगा। ये मेरा बात समझ में आ रही है? जी। चले, देखिए, अब ओम्स लॉ ये कहता है कि ओम्स लॉ उस वक्त तक वैलिड है जब तक फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर क्या रहेगी, सेम रहेगी। अच्छा, जब मैं बात करूंगा फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर की, तो फिजिकल स्टेट के अंदर तीन चीजें आती हैं। एक है आपके पास लेंथ, एक है आपके पास एरिया, और तीसरा है आपके पास टेम्परेचर। ठीक है, लेंथ है, एरिया, टेम्परेचर, कॉमन सेंस इस्तेमाल करें। एक बार ऐसा है, एक बार ऐसा है। तो रेजिस्टेंस नाम है कोलिजन का। रेजिस्टेंस नाम है कोलिजन का। छोटे वायर में नंबर ऑफ कोलिजन्स कम होंगी, बड़े वायर में नंबर ऑफ कोलिजन्स जो है वो ज्यादा होंगी। इसका मतलब है कि ये L1 है, ये L2 है, इसकी रेजिस्टेंस R1 है, इसकी R2 है। अगर मैं कहता हूं L1 इज ग्रेटर देन L2, इसका मतलब है R1 इज ग्रेटर देन, इनफैक्ट ये देखने में ऐसा नहीं लगता ना, तो मुनासिब कर देता हूं। अगर मैं कहूं L1 इज लेस देन L2, तो इसका मतलब है R1 इज लेस देन R2। जिसकी लेंथ ज्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। तो हमने क्या रिलेशन बनाया? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। वायर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस जो है वो उतनी ज्यादा होगी। वायर की लेंथ जितनी कम होगी उसकी रेजिस्टेंस जो है वो उतना कम होगी। ये पहली चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात, एरिया। अगर एक वायर ऐसा है, दूसरा वायर सेम लेंथ का है, लेकिन उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? ज्यादा। तो अब समझने के दो तरीके हैं। देखें, अगर आप गाड़ी एक ऐसी रोड पे चला रहे हैं जिसमें सिर्फ एक ही ट्रैक है, अगर आपके सामने वाली गाड़ी रुक गई तो अब आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप जो है वो गाड़ी लेट से शारे फैसल पे चला रहे हैं जिसपे 4 ट्रैक है, अगर आपके सामने कोई ऑब्स्टिकल आ गया, आप ट्रैक चेंज कर लेंगे, और आगे आप दोबारा ट्रैक चेंज कर लेंगे। तो एक तरीका तो ये है कि जब क्रॉस सेक्शन ज्यादा होता है तो आपके पास ऑप्शंस बढ़ जाते हैं ट्रैवल करने के लिए, तो आपका ट्रैवल करना आसान हो जाएगा। पॉसिबिलिटी नंबर 1। पॉसिबिलिटी नंबर 2 समझने के लिए, सर अगर आपके पास रोड पे एक ही ट्रैक है तो एक वक्त में एक गाड़ी जाएगी, लेकिन अगर 4 ट्रैक है तो एक वक्त में 4 गाड़ियां गुजर जाएंगी। तो क्रॉस सेक्शन बढ़ाने का मतलब है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, यानी करंट आपके पास बढ़ जाएगा। और करंट बढ़ने का मतलब है रेजिस्टेंस कम होगी, यानी रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तभी तो आप कहते हैं कि अगर आपको रेजिस्टेंस को कम करना है तो आप थिक वायर इस्तेमाल करें। ठीक है, तभी हम कहते हैं कि अगर आपको रेजिस्टेंस को कम करना है तो आप थिक वायर इस्तेमाल करें। टेम्परेचर, रेजिस्टेंस का कॉस्ट क्या है? कोलिजन विद द न्यूक्लियस, कोलिजन विद द एटम। अब अगर एटम स्लोली वाइब्रेट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का पास हो जाना मुमकिन है, यानी मुश्किल है लेकिन मुमकिन है। लेकिन अगर ये वाइब्रेशन बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन के लिए आगे जाना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे। तो टेम्परेचर के बढ़ने से भी रेजिस्टेंस बढ़ती है। आप क्या करते थे? आप इन दोनों फैक्टर को मिलाते थे और एक फॉर्मूला ड्राइव करते थे, R इक्वल रो L ओवर ए। क्योंकि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं आपके पास एक कांस्टेंट आता है। वो कांस्टेंट यहाँ पर रो है, जिसको हम नाम देते हैं रेजिस्टिविटी, या जिसका दूसरा नाम है क्या? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बेसिकली जब आप कहते हैं कि टेम्परेचर चेंज हुआ, तो टेम्परेचर चेंज होने से आप एटम की वाइब्रेशन चेंज कर रहे होते हैं। और एटम की वाइब्रेशन चेंज होने का मतलब है कि आप उसका जो मटेरियल का स्ट्रक्चर है, एटॉमिक अरेंजमेंट का, आप उसके अंदर कोई चेंज ला रहे हैं। तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। लिहाजा टेम्परेचर के चेंज होने से रेजिस्टिविटी चेंज होती है, और रेजिस्टिविटी के चेंज होने से आर चेंज होता है। अब आर में और रेजिस्टिविटी में फर्क समझ लीजिए। आर रेजिस्टिविटी, आर जो है
वो ऑफ अ कंडक्टर होती है और रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल ऑफ कंडक्टर होती है। इसका क्या मतलब है? अगर आज मैं एक बहुत बड़ा कॉपर वायर लूं जिसकी रेजिस्टेंस R है और रेजिस्टिविटी रो है, मैंने क्या किया, मैंने इस एक वायर के 3 हिस्से बना दिए, 1, 2 और 3, बल्कि 4 बना देते। मैंने इसके 4 हिस्से बना दिए। अब आप एग्री करेंगे, क्योंकि चारों के चारों अभी भी कॉपर हैं, तो सबके लिए रो की वैल्यू क्या रहेगी? सेम, क्योंकि रेजिस्टिविटी कंडक्टर की प्रॉपर्टी नहीं, रेजिस्टिविटी मटेरियल ऑफ द कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। अलबत्ता इसकी रेजिस्टेंस R1 होगी, इसकी R2 होगी, इसकी R3 होगी, इसकी R4, क्योंकि रेजिस्टेंस कंडक्टर की होती है, वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड करती है। तो R ऑफ अ कंडक्टर है, डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड एरिया है। रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर है और डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ एंड एरिया है। ये बात हमें याद रखनी है। तो अब ये रेजिस्टिविटी चेंज किससे होती है? टेम्परेचर से। रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। शायद एक बात और बताऊं, आपके लिए याद करना आसान हो जाए। याद है हीट में आप पढ़ते थे हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी अमाउंट की होती थी, याद है ना? वो डेफिनेशन में खासतौर पे कहते थे अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी ऑफ दैट अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। जबकि स्पेसिफिक हीट हमेशा जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी निकाली जाती थी? 1 केजी की। आप जो स्पेसिफिक हीट निकालते थे, वो स्पेसिफिक हीट निकालते थे सिर्फ और सिर्फ कितने मास के लिए? सिर्फ और सिर्फ 1 केजी मास के लिए, ठीक है? तभी वो स्पेसिफिक थी। रेजिस्टेंस लेंथ एरिया पे डिपेंड कर रही है, रेजिस्टिविटी लेंथ एरिया पे डिपेंड नहीं करती। आपने डिफाइन करने के लिए एक काम किया था, आपने कहा था कि अगर हम लेंथ को 1 मीटर ले लें, एरिया को 1 स्क्वायर मीटर ले लें, तो आर किसके बराबर होगा? रो के। तो आप क्या कहते थे? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, ठीक? अच्छा, 1 मीटर और 1 मीटर इसको मिलके बेसिकली बनाते हैं एक शेप जिसको नाम दिया जाता है यूनिट क्यूब। यूनिट क्यूब का मतलब एक ऐसा क्यूब है जिसकी तमाम डायरेक्शंस जो है वो 1 मीटर की होंगी, जिसकी आपके पास जितनी भी डायमेंशन है वो सारी डायमेंशन जो है वो 1 मीटर की होती है, ठीक? तो आपके पास सारी साइड्स 1 मीटर की होंगी, तो आपने शायद एक डेफिनेशन पढ़ी हो, रेजिस्टेंस ऑफ मीटर क्यूब इज नोन एज रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। अच्छा, अब मैंने ये कहा कि जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज होती है और रेजिस्टिविटी के चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज होती है। आपकी किताब में एक टेबल मौजूद है जहां पर रेजिस्टिविटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स गिवन है। अगर आप उस टेबल को गौर से देखें तो उस टेबल में आपको खासतौर पर 0 डिग्री सेल्सियस नजर आएगा। इसका मतलब है आपकी किताब में तमाम रोज की जो वैल्यू गिवन है रेजिस्टिविटी की वो 0 पर है, तो ये 0 हमारा स्टैंडर्ड है। तो जब कभी भी इनिशियल रेजिस्टेंस की बात की जाएगी वो हमेशा 0 पर होगी। अगर आप मेरा जुमला समझ पा रहे हैं, रिकॉल कर पा रहे हैं, क्या कहना चाह रहा हूं, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पा रहे, सामने देखो। फर्ज करें मेरे पास एक रेजिस्टेंस है कुछ ऐसी, इसकी रेजिस्टेंस है RI, इसका टेम्परेचर है TI। मैंने क्या किया, इस कंडक्टर को हीट किया। इसको हीट करने का मतलब है टेम्परेचर TI से बढ़ के TF हो गया, रेजिस्टेंस RI से बढ़ के RF हो गया। अब अगर कोई आपसे कहे कि ये रेजिस्टेंस बढ़ी क्यों, आप कहेंगे टेम्परेचर बढ़ा। तो हम ये कहते हैं जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है राइज ऑफ टेम्परेचर के, और जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल रेजिस्टेंस के। जो बात कहना चाह रहा था वो ये कि इलेक्ट्रिसिटी में
जो इनिशियल है हमारी किताब के मुताबिक वो हमेशा 0 पे होता है। लिहाजा ये T1 हमेशा 0 होगा और ये Ri हमेशा R नॉट लिखा जाएगा। R नॉट का मतलब है रेजिस्टेंस है 0। तो मैं इसको Ri की बजाय क्या लिखूंगा? R नॉट। जब आप कंबाइन करते थे तो एक फॉर्मूला आता था डेल्टा R इक्वल अल्फा R नॉट डेल्टा T, जहां पे अल्फा का मतलब होता था क्या? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फा का मतलब क्या हुआ करता था? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अच्छा, जिस टेबल का मैं जिक्र कर रहा हूं उस टेबल में रो के साथ साथ अल्फा मौजूद है और वहां पर टेम्परेचर 0 है। लिहाजा जितने अल्फा आपको दिए जाएंगे वो भी 0 के ऊपर होंगे। तो बस अब ये याद कर लें, जब कभी भी रो इस्तेमाल करेंगे, जब कभी भी अल्फा इस्तेमाल करेंगे, जो भी वैल्यू रेजिस्टेंस की निकालेंगे वो हमेशा 0 के ऊपर हुआ करेगी। तो अल्फा का मतलब है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसी से आपने एक एक फॉर्म जो है वो और ड्राइव की कुछ ऐसी होती थी, RT इक्वल R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। बिल्कुल वो आपको थर्मल एक्सपेंशन जो है वो याद आ रही होगी। बस सिर्फ फर्क ये है कि थर्मल एक्सपेंशन में इनिशियल टेम्परेचर कुछ भी हो सकता था। यहाँ पर इनिशियल टेम्परेचर आपके पास लाजमी तौर पे जो है वो कितना होना चाहिए? यहाँ पर इनिशियल टेम्परेचर आपके पास लाजमी तौर पर 0 डिग्री होना चाहिए। अच्छा, ये जितनी वर्किंग मैंने की कि टेम्परेचर के चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज हो रही है, अब आप जो है वो इस बात को जो है वो एग्री कर रहे होंगे कि सर टेम्परेचर के चेंज होने से दर हकीकत रेजिस्टिविटी चेंज होती है। लिहाजा आप इन तमाम इक्वेशंस को R की बजाय रो की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। डेल्टा रो इक्वल अल्फा रो नॉट डेल्टा टी, या फिर रो टी इक्वल अल्फा रो नॉट टाइम्स 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको जो है वो कोई भी इक्वेशन जो है वो इस्तेमाल करनी पड़ सकती है। लिहाजा हमें जो है वो ये इक्वेशन मालूम होनी चाहिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे नजदीक है वो ये कि रो और अल्फा 0 पे गिवन है। क्योंकि मैं एक दफा चैप्टर रिव्यू कर दूं, मैं इसके न्यूमेरिकल एक साथ ही कराऊंगा। तो हमें बस ये बात ध्यान में रखनी होगी कि अगर आपको क्वेश्चन में 2 टेम्परेचर दे दिया गया ना कि एक टेम्परेचर 20 और एक 40 है, तो हमें लाजमी तौर पे एक टेम्परेचर को 0 बनाना पड़ेगा अगर आप ये इक्वेशन इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि सर एक टेम्परेचर 40 है एक 20 है तो चेंज ले लेते हैं, नहीं। इन इक्वेशन को इस्तेमाल करने की कंडीशन ये है कि टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इनिशियली शुड बी 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हमें जो है वो ये वाली बात समझ में आनी चाहिए। अच्छा, अगर यहाँ तक की बात जो है वो एक लम्हे के लिए रोक दूं, जितनी बातें बताएं, अगर किसी के जहन में जो है वो इससे मुतालिक कोई कंफ्यूजन है तो आप जो है वो बिल्कुल पूछ सकते हैं। सर जैसे कि आपने कहा कि मतलब टेम्परेचर जो है प्रोपोर्शनल है उसके रेजिस्टिविटी के। तो ठीक है, अगर हम लोग टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उसमें करंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है? थोड़ा सा आप लाउड बोलेंगे क्योंकि आपकी आवाज बहुत एक तो कम आ रही है और काफी ब्रेक हो जा रही है। मतलब टेम्परेचर चेंज करंट क्या? अरीबा, आप कुछ बोल रही हैं लेकिन मैं आपको सुन नहीं पा रहा। और मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप कह रही हैं करंट पे कि क्या इफेक्ट करेगा? टेम्परेचर के बढ़ने से करंट पे क्या फर्क पड़ेगा? जी आसान सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगी करंट की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। क्योंकि ज्यादा करंट का मतलब, ज्यादा रेजिस्टेंस का मतलब कम करंट होता है। यानी मैंने उस सवाल का जवाब दिया जो मैं सुन पा रहा हूँ। अगर आपका सवाल कुछ और है तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप जो है वो मैसेज कर दें अगर मैं सवाल गलत सुन पा रहा हूँ, क्योंकि आपकी आवाज मैं सही सुन नहीं पा रहा। क्योंकि आप अभी भी कुछ कह रहे थे, मैं आपको सुन नहीं पाया। जी अली मोहम्मद नासिर। सर ये आरटी कैसे ड्राइव किया, आप वापस बता सकते हैं? आरटी मैंने कैसे ड्राइव किया? देखिए, मैं एक काम करता हूँ, मैं ये कैलकुलेशन करके भी दिखा सकता हूँ।
मैं थोड़ी सी जगह बना लूं अपने लिए कि मैं ये वर्किंग कर पाऊं। देखिए मैंने किया ये कि हमने ये कहा कि हमारे पास जो डेल्टा आर है वो डेल्टा आर बराबर है अल्फा आर नॉट डेल्टा, ठीक है। ये वाली इक्वेशन डेल्टा आर का मतलब होना चाहिए क्या, चेंज इन रेजिस्टेंस, यानी आर टी माइनस आर नॉट अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। आर टी आर नॉट यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा ऐड हो जाएगा, प्लस अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। अगर आप इन दोनों ब्रैकेट से आर नॉट कॉमन ले लें तो आपके पास क्या बन जाएगा, वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, क्योंकि आप आर नॉट जो है वो कॉमन ले चुके हैं। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से जो है वो ये इक्वेशन जो है वो ड्राइव किया। सारी बात बात से हो गई। यस सर। यूसुफ आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? यूसुफ इमरान, चले। अगर अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई तो बस मेरे ख्याल से 3-4 मिनट हमारे पास है, मैं एक आध बात और आपको बता दूं। जी जुनैर। जी सर, मुझे पूछना था कि ये आपने जो T1 0 लिया है, जुनैर थोड़ा लाउड बोलेंगे, आपकी आवाज बहुत कम आ रही जी सर मैं कह रही हूँ कि T1 जो है वो 0 क्यों है? है। T1 0 इसलिए है क्योंकि अगर आप किताब देखेंगे ना तो किताब में जो अल्फा और रो का एक टेबल गिवन है, उस टेबल में उन्होंने अल्फा और रो की वैल्यू हमें 0 के ऊपर दी है। तो जब भी मैं फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा ना, आर इक्वल रो एल ओवर ए, तो रो 0 पर होगा तो जो आर मेरे पास आएगा वो भी 0 पे होगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन में अल्फा भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि अल्फा 0 पे है तो इनिशियल आर 0 पे होना चाहिए। बात क्लियर हो रही है? जी जी, सही है सर। ठीक है, तो हमें जो है वो ये वाली बात समझ में आनी चाहिए। हाँ, अली दोबारा कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी अच्छा अली। सर, ये जो अभी हमने पेपर दिया मंडे को, ये आप कब डिस्कस करेंगे? उसमें एक सवाल है, बस वही पूछना आपसे। मंडे को जो टेस्ट हुआ था, हाँ मेरे ख्याल से चैप्टर 10 का हुआ होगा ना। हम्म। ठीक है, तो वो टेस्ट मैं अगली क्लास में जो है वो बिल्कुल डिस्कस कर लूंगा, क्योंकि अगला टेस्ट आपका इलेक्ट्रिसिटी का होना है तो इससे ज्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है, मैं अगली क्लास में बिल्कुल डिस्कस कर लूंगा, बेफिक्र रहना। अच्छा, अब जरा जल्दी से दो बातें बता दूं। मैंने अभी ये कहा कि टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, और टेम्परेचर के कम होने से रेजिस्टेंस आपके पास क्या होती है, कम हो जाती है। ये कैरेक्टरिस्टिक एक आम कंडक्टर का है। कुछ कंडक्टर्स ऐसे भी हैं, कुछ मटेरियल ऐसे भी हैं जिनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ती नहीं बल्कि कम हो जाती है। शायद आप में से किसी ने नाम सुन रखा हो थर्मिस्टर का। थर्मिस्टर दो तरह के होते हैं, यानी थर्मिस्टर में दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ती भी है, टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस कम भी होती है। लेकिन नॉर्मली जब हम थर्मिस्टर इस्तेमाल करते हैं तो हम ये कहते हैं कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी। ये कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली होता है सेमीकंडक्टर्स का। मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो बिल्कुल रिव्यू करवाऊंगा। आपकी किताब का चैप्टर नंबर 16 है, वहां पे हम जो है वो इन सेमीकंडक्टर का जिक्र करेंगे। तो फिलहाल ध्यान में रखिएगा, अगर आपके सामने 3 ग्राफ बना दिए जाए, ग्राफ नंबर 1, यहाँ पर V मौजूद है, यहाँ पर I मौजूद है। ग्राफ नंबर 2, ग्राफ नंबर 3। पहला ग्राफ आपके पास स्ट्रेट लाइन है, दूसरा ग्राफ आपके पास स्ट्रेट है और फिर कर्व हो रहा है करंट की तरफ, और तीसरा स्ट्रेट और फिर कर्व हो रहा है वोल्टेज की तरफ। जो पहला ग्राफ है, ये पहला ग्राफ आपके पास कहलाता है क्या, ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर ऐसे कंडक्टर को कहेंगे जो ओम्स लॉ को रिलीजियसली फॉलो कर रहा है, हर कंडीशन में फॉलो कर रहा है, ग्राफ हमेशा स्ट्रेट रहेगा। जो दूसरा ग्राफ है, ये बेसिकली शो कर रहा है कि इसको थर्मिस्टर को। क्यों? टेम्परेचर बढ़ा, वॉल्यूम वाई एक्सिस पे ग्राफ करंट की तरफ जा रहा है, यानी अब कम वोल्टेज पे ज्यादा करंट होगा, रेजिस्टेंस कम हो गई। और जो तीसरा ग्राफ है आज क्लास में जिसकी मैंने वजाहत भी की कि यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ रही है। ये आपके पास जो है वो एक बल्ब हो सकता है,
एक कॉइल हो सकता है, कोई भी ऐसा मटेरियल जिसमें से करंट पास होने पे उसका टेम्परेचर चेंज होता है। तो हमें जो है वो ये डिफरेंट ग्राफ जो है वो मालूम होने चाहिए। जो हमारी अगली क्लास होगी अब मंडे को, उसके लिए मैं दोबारा बता दूं, वो बच्चे जिन्होंने क्लास लेट ज्वाइन की, मंडे को मेरी क्लास जो होती है वो मेरा ऐसा ख्याल है कि पाकिस्तानी वक्त पे 1 बजे होती थी, ठीक है? लेकिन इस मंडे को वो क्लास जो है वो सुबह 10:30 बजे होगी, 10:30 से 12, यानी मैं टेस्ट की जगह क्लास दे रहा हूँ, और टेस्ट जो है वो मेरी क्लास के टाइम पे या वो बाद में हो रहा होगा, वो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन मैं क्लास जो हूँ वो मंडे को सुबह 10:30 बजे से लूँगा, क्योंकि मीटिंग आपके पास आएगी तो आपको पता चल जाएगा। मैं एक रिमाइंडर आपको 1 दिन पहले दे भी दूँगा, बट टाइमिंग का जो है वो ख़्याल रखिएगा। अगली क्लास में मैं आपको पढ़ाऊँगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, जूल्स लॉ, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल। ज़्यादा काम नहीं है, तो होपफुली मंडे को ही हम मैग्नेटिज्म जो है वो स्टार्ट कर पाएँगे, ठीक? अगर किसी के ज़हन में कोई क्वेश्चन है, अब आप बिल्कुल जो है वो पूछ सकते हैं, और अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आई विल रिज़्यूम फ्रॉम हियर इन नेक्स्ट क्लास। जी, सुमैया। सुमैया, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, लेकिन आप कुछ पूछ रहे नहीं क्योंकि आपका माइक जो है वो बिल्कुल ही डेड पड़ा हुआ है। शायद युसरा जो है सुमैया जो है वो मुझे सुन नहीं पा रही। ओके, अगर किसी के ज़हन में अब कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि कोई और बच्चा क्वेश्चन नहीं पूछना चाह रहा, आई विल रिज़्यूम फ्रॉम हियर इन नेक्स्ट क्लास।